मित्रों, सबसे पहले देख लेते हैं जॉब और एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट। ढेर सारे असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की रिक्रूटमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, आर्किटेक्चर, एमबीए, एमसीए, ये सभी में अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की रिक्रूटमेंट है। अहमदाबाद और सूरत में विद्या भारती ट्रस्ट के कॉलेजेस में, ये एक बात हुई। कॉलेज एडमिशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नीचे सरकारी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो, और तीसरा बिहार के अंदर डेंटल कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का एडमिशन। खैर, अभी मेन मुद्दे पर आते हैं कि 10 फरवरी बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। आज अलग अलग पन्नों पर पॉलिटी के साथ जुड़े बहुत सारे समाचार हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को एक साथ देख लेते हैं। फर्स्ट इज अबाउट यूनिकनेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, प्लूरालिज्म। कई बार यूपीएससी में निबंध के स्वरूप में ये पूछा गया है, भारतीय होने पर गर्व, भारत के लोकतंत्र पर गर्व, क्या खास बातें हैं। एक खासियत है प्लूरालिज्म, मतलब अनेकवाद। हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी सब हैं। और बाय पार्टीजनशिप, यानी राष्ट्रहित में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी को छोड़कर साथ में मिलकर कुछ काम करें। उसके विपरीत अमेरिका में हम पाते हैं आपस में बहुत ही ज़्यादा जहर फैल चुका है, हर छोटी चीज़ पर लड़ते रहते हैं। ट्रंप और बिडेन को एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलने के लिए एक शब्द नहीं होता। उनकी जो अपनी अपनी पार्टियां, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, वो भी तू मैं करते रहते हैं। लेकिन कल राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल समाप्त हुआ, टर्म एक्सपायर्ड। उनकी फेयरवेल स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी और गुलाम नबी आज़ाद दोनों ने ही जो स्पीच दी, तो वो दिखाता है प्लूरालिज्म, डेमोक्रेसी। गुलाम नबी आज़ाद ने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान, ईरान और दूसरे इस्लामिक देशों में तो कोई हिंदुत्व या क्रिश्चियन मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंसा हो रही है बिकॉज ऑफ सेक्टेरियन वायोलेंस, सांप्रदायिक हिंसा, वो शिया सुन्नी और उनके दो जो अलग अलग पंथ है। जबकि भारत के अंदर हिंदुस्तानी मुस्लिम वो सिविल सर्विस में, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं विदाउट सच सेक्टेरियन डिवाइड। तो ये एक मुद्दा हुआ सोचने और लिखने के लिए। दूसरा मुद्दा, आप जानते हैं राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे चुने जाते हैं, वो अलग अलग राज्य की लेजिस्लेचर, विधायिका से चुनकर आते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है, तो वहाँ से कोई चुन के वो लोग किसी को राज्यसभा का एमपी बना सकते हैं कि नहीं? जवाब है हाँ। जैसे दिल्ली में से 3 राज्यसभा के एमपी जाते हैं, पुडुचेरी में से 1 राज्यसभा का एमपी जाता है, उसी तरह जम्मू कश्मीर से भी जाने तो चाहिए, लेकिन शर्त क्या है, उसका चुनाव कौन करेगा? वो पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के विधायक। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे राज्य के ही विधानसभा के चुनाव अभी होना बाकी है, इसलिए आने वाले समय में ये जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा एमपी का जो टर्म एक्सपायर हुआ है अभी, वो सब कुर्सियाँ अभी खाली रहेंगी। पॉलिटी में तीसरा मुद्दा चला, स्वीडन और फिनलैंड में कोई भी विधेयक यानी बिल पास किया जाता है तो उससे पहले 2 अलग अलग संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी में से गुजर के जाता है, जिसमें एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखेगी। जैसे मान लीजिए कोई साइबर सिक्योरिटी या डेटा प्राइवेसी का बिल हो, तो वो टेक्निकल एंगल कंप्यूटर साइंस वगैरह के रूप से सही है कि नहीं वो देखेंगे। और दूसरी समिति होती है वो बिल का कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखेगी कि ये साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का बिल तो संविधान में जो अपना राइट टू प्राइवेसी वगैरह के एंगल के साथ ये मैच हो रहा है कि नहीं। जब दोनों समितियां हाँ बोल दे, फिर जाके वो बिल पे वोटिंग हो और वो पास हो। इससे फ़ायदा ये रहता है कि बाद में कोर्ट के द्वारा उस बिल को अल्ट्रा वायरस, मतलब असंवैधानिक या फिर कि टेक्निकली रूप से ये सही नहीं, ऐसा कोई आरोप लगाकर कैंसिल नहीं करवा सके। भारत में प्रॉब्लम यह है कि सरकार द्वारा जो बिल पेश किए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली कमिटीज़ में नहीं जाते, और जाते भी हैं तो मेजोरिटेरियनिज्म प्रिवेल्स। जिसकी भी पार्टी की सत्ता होगी वही लोग सब अल्टीमेटली यस यस करके पास करवा देंगे। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे बिल जो संविधान के रूप से ठीक नहीं थे फिर भी पास हुए और अल्टीमेटली कोर्ट ने उसको रद्द करवाया, जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल। और अभी ये 3 कृषि सुधार फार्म बिल्स की कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें भी सरकार ये जताना चाहती है कि पहले भी कांग्रेस की सरकार थी वो भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन वो चीज़ को साबित करने में उनको और मदद मिल सकती थी अगर वो पहले ही पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में इनको जांच करवाते। लेकिन सीधा ही सब चीज़ों को जल्दी जल्दी पास करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ऐसे कि बाद में चल के लोग विरोध करते हैं और कोर्ट में अलग अलग पिटीशन जाती। पॉलिटी में तीसरा मुद्दा चर्चा में रहा
फ्रीडम ऑफ फूड चॉइसेस। आपको खाना पकाने का, खाना खाने का, उसमें क्या सब्जी खानी है, मांस खानी है, ये सब आपको छूट है। साथ ही साथ भारत में व्यवसाय का भी अधिकार है। तो आप यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मुझे काम करना है, उसका भी अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ एवरीथिंग विद इन द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि आप खाना पकाए, यूट्यूब पर उसका वीडियो अपलोड करें, लेकिन उसमें धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए, हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, तो वो गलत है। पता चला केरला में एक एक्टिविस्ट, उसने यूट्यूब पर कुछ कुकिंग वीडियो अपलोड किए जिसमें वो गाय का मांस पका रही थी और बार बार वो वीडियो में ऐसा बोल रही थी, देखो ये गौ माता का मीट है, गौ माता का मीट है। तो स्वाभाविक है जब ऐसा वो बोलेगी तो काउ इज़ अ सेक्रेड एनिमल फॉर हिंदूज़, और हर बार आप ऐसा बोलेंगे तो असल में तो जैसे दंगा भड़काने की भावना हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई में पाया कि इस तरह से शब्दों का प्रयोग दंगे करवाने का कारण बन सकता है अंडर द इंडियन पिनल कोड सेक्शन 153। इसलिए कुकिंग वीडियो तो बना सकते हैं, लेकिन इस तरह दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। पॉलिटी में प्लेसेस इन न्यूज़। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सरहद पे एक कोटिया नाम का इलाका है, वहाँ पर 3 गांव में पंचायत इलेक्शन आंध्र प्रदेश सरकार करवाने वाली है और ओडिशा ने उसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की है कि ये तो कोटिया रीजन, ये तो हमारा हिस्सा है ओडिशा का, तो आंध्र सरकार इस पर कैसे पंचायत चुनाव करा सकती। और आखिरी पॉलिटी के समाचार, केरला राज्य सरकार ऑफिस में प्यून, सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर, इन सबको रिक्रूट करने का एक तरीका हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करो और फिर इन सबको परमानेंट जॉब मिले। और दूसरा तरीका हो सकता है कि टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को रखा जाए जिसमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं, डिपार्टमेंट खुद से ही कुछ लोगों को बुलाए और उनको इंटरव्यू में ठीक लगे और सब आपस में समझ लें। अभी पता चला केरला राज्य सरकार ऐसे बहुत सारे टेम्पररी ड्राइवर, प्यून वगैरह जो पहले नौकरी में रखे थे, सामान्य रूप से उनके कि सपोज़ 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो, 1 साल का, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हो, और फिर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो सीपीएम पार्टी के साथ, जो उनका शासक पक्ष है उसके साथ जुड़े हों, तो उनके वापस ऐसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाते रहते हैं और अब तो राज्य सरकार उन्हीं को वो जॉब पे परमानेंट जॉब दे रही है कि आप टेम्पररी ड्राइवर थे, अब आप सरकारी ड्राइवर, परमानेंट आपकी जॉब। जबकि बहुत सारे दूसरे नौजवान जिन्होंने केरला राज्य सरकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके ये सारे ग्रुप डी या क्लास 4 वाले जॉब में वो उनका नंबर लगा था, लेकिन 3 साल से उनको कोई रिक्रूटमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का भी एक आगे जजमेंट था कि जब भी सरकार परमानेंट जॉब में रिक्रूटमेंट कर रही है तो वो रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा कुछ होना चाहिए, और ऐसा पेट्रोनेज, राज्याश्रय देना कि आप किसी एक बीजेपी या कांग्रेस या सीपीएम के समर्थक हैं और आपको नौकरी दी जाए, तो ये चीज़ गलत होगी। ऐसा भी अमेरिका में भी चलता है, हमने आगे एक बार पढ़ा था कि हर एक बार जब प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है तो उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में लोगों को हटाकर अपनी पार्टी के लोगों को बिठा दिया जाता है। तो ये ख़राब चीज़ क्यों है? क्योंकि इससे बेस्ट, ब्राइटेस्ट, टैलेंटेड पर्सन को नौकरी नहीं मिलती और जो राजनीतिक चमचागिरी करते हैं उनको मिलती है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी ख़राब होती है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। 10 फरवरी वेडनेसडे के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पर एग्ज़ाम के लिए कुछ भी काम का नहीं, वही सब किसान आंदोलन, ट्विटर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, उत्तराखंड फ्लैश फ्लड के बाद रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस, गुलाम नबी आज़ाद की फेयरवेल स्पीच के बारे में हमने पढ़ लिया। पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 में आज एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं है। कुछ जॉब रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट और कॉलेज एडमिशन थे जो मैंने शुरुआत में बता दिया आपको। तो सीधा आप जंप करते हैं हम लोग पेज 8 पर, कॉलम्स। तो सीधा हम जंप करते हैं पेज 8 कॉलम्स। लेफ्ट साइड 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में पहला है साइबर वॉलेंटियर्स, कि दूसरे लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया में क्या एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी चुगली आप सरकार को करें, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस या कंट्रोवर्सी है जो हमने कल पढ़ा था, वही चीज़ आज वापस रिपीट हो रही है, तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो। दूसरा छोटा कॉलम है कि कैसे भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि अर्जेंटीना, रशिया वगैरह में ड्राई एटमॉस्फेयर के चलते अच्छी पैदावार नहीं हो पाई वगैरह, और इसके चलते किसानों को और फ़ायदा हो सकता है और किसान आंदोलन समेट लिया जाए वगैरह बातें जो हम पहले भी देख चुके थे। तीसरा छोटा कॉलम है राज्यसभा एमपी गुलाम नबी आज़ाद के फेयरवेल के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर पेज 8 पर बड़े कॉलम में पहला है हेल्थ केयर के बारे में। उसमें एक तो बहुत सारे आंकड़े देकर कि बजट में इतना पैसा क्यों दिया और इससे ज़्यादा पैसा क्यों नहीं दिया वगैरह, खैर वो तो काम का नहीं। जाने लायक चीज़ में ये कहा है कि लोगों के जेब पर जो हेल्थ केयर का बोझ होता है उसे कम करने की ज़रूरत। अगर कोई आदमी गरीब है तो उसको तो मौज है क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है।
अगर कोई आदमी ऑर्गेनाइज यूनिट्स फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहा है तो उसको तो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो मतलब गरीब लोग उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, लोअर मिडिल क्लास के फैक्ट्री वर्कर ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं जो छोटी छोटी दुकानों में अकाउंटेंट का काम करते हो, कोई रेस्टोरेंट में हिसाब लिखने का काम करता हो, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दुकानों में अनऑर्गेनाइज यूनिट में काम करते हो, तो न तो उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलता है कि तुम तो गरीब नहीं हो, ना ही उनको ESIC का लाभ मिलता है कि नहीं तुम्हारी ये यूनिट में तो इतने वर्कर नहीं हैं तो ये ESIC वाला कानून नहीं लागू होता। तो ऐसे सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली को भी हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ लाभ दिया जाए ताकि उनकी जेब पर ये बोझ कम हो चिकित्सा का। ये आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा कॉलम जो है उसमें से अल्टीमेटली ये 2 लाइन का आर्ग्यूमेंट, तो अगर निबंध में कुछ लिखना हो हेल्थ केयर रिफॉर्म्स तो ये भी एक सोचने लिखने का मुद्दा। दूसरा बड़ा कॉलम, पार्लियामेंट में बिल पास होने से पहले होमवर्क करना चाहिए। मतलब जो मैंने आपको बात बताई, स्वीडन फिनलैंड में 2 अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जांच करके बाद में बिल पास होता है, ऐसा हमको भी सोचने की ज़रूरत, तो वो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं पेज 9। एक कॉलम क्रिस्टोफी जेफरेल, और लेकिन आज उन्होंने जो लिखा है वो सब एग्जाम के लिए काम का नहीं। उन्होंने निंदा के स्वर में सब बात की है कि कैसे भारत सरकार सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करेगी तो वो सारे कंपनियों में फिर रिजर्वेशन सिस्टम जॉब्स में रहेगा नहीं, तो उसके चलते शेड्यूल कास्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। UPSC द्वारा भी जो रिक्रूटमेंट होता है 2014 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 1236 और वो कम होते होते 2018 तक 750 के आसपास आ गई है। तो उधर भी SC ST OBC वगैरह के लिए UPSC वाले जॉब्स कम हो रहे हैं। तीसरा, सरकार ने ये जो 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विद इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी EWS कोटा लेकर आए। अब हालांकि कागजी रूप पे तो ये लगता है कि उससे सब अपर कास्ट के अंदर गरीब लोगों का कल्याण हो, लेकिन उसमें जो इनकम लिमिट रखी गई है कि 8 लाख रुपए तक की आपकी फैमिली की इनकम हो तो भी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं। तो सालाना अगर 8 लाख की आपकी फैमिली की इनकम हो तो 12 महीनों से डिवाइड करो, यानी हर महीने 66,000 रुपये कमा रहे हैं, वो भी इकोनॉमिकली वीकर हैं। ऐसा करके मतलब 95% ऑफ द अपर कास्ट उन सबको ये 10% वाला कोटा मिल रहा है। तो करके मतलब ये रिजर्वेशन सिस्टम में अभी ये चीज़ों के चलते बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का विकास में चुनौती आएगी, ऐसी बात है। उसी तरह संघ परिवार, लव जिहाद, गौ रक्षा, अर्बन नक्सल की सब बातें, लेकिन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना सारा ये जो बताया है लिखने में काम का बनता नहीं। पेज 9 पर दूसरा कॉलम है हम पाकिस्तान से क्या सीख सकते हैं और उधर ये हुआ फराडिम का कुछ काम का नहीं। तीसरा है कि भारत ने जल्द से जल्द माल्या को इंग्लैंड से वापस लाना चाहिए, उसका एक्स्ट्राडिक्शन करना चाहिए। तो वो तो 1 लाइन की खबर है, आगे बढ़ो। पेज 10 एक्सप्लेन सीरीज़ में आज कुछ भी काम का नहीं। चाइना के रेस्टोरेंट में एयर कंडीशन के चलते वही आपकी सांस की हवा वापस वापस घूमते रहती है जिससे कोरोना फैलता है ज़्यादा, ऐसा कुछ एक रिसर्च। दूसरा है ग्लेशियर लेक में जो डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके मित्रों सफिशेंट मुद्दे हमने कल ही पढ़ लिए थे। अभी आज इन लोगों ने 2 दूसरे नए विशेषज्ञों से लिखवाया है, DP डोभाल एंड सईद इकबाल हसनैन। इतना ज़्यादा ज्ञान काम का नहीं। ऑफकोर्स ये अगर आप पढ़ेंगे तो 2-4 मुद्दे और भी मिल सकते हैं, लेकिन जो कल हमने मुद्दे बटोर लिए थे भाई 250 वर्ड्स में आराम से वो कंटेंट हो जाता है। उससे ज़्यादा और पढ़ लोगे तो वो कोई नॉट द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। आगे बढ़ो, दूसरे मुद्दे तैयार करो। फिर कल हमने देखा था कैसे वो पंचायती बॉडीज़ में अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो गुजरात के इस कानून के बारे में तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है, जो तो हम कल ही हमने इसकी तो चिंता कर ली थी। तो आगे बढ़ो। पेज 11 सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 12 में वो राइट टू फूड चॉइसेस और यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं कुकिंग शो का, उसकी कंट्रोवर्सी, तो वो तो शुरुआत में मैंने आपको बता दी। अमेरिका की एक रिसर्च बॉडी ने भारत में संशोधन करके पाया कि भारत की ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह में जजमेंट दिए जाते हैं उसमें धर्म और लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है कि इसका ये रिपोर्ट हम कोट कर सकें। मुन्नावर फारूकी केस की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री जारी है जो अपने लिए काम की नहीं। पेज 13 पार्लियामेंट में समाचार में वही गुलाम नबी आज़ाद की फेयरवेल स्पीच। फिर एक कंट्रोवर्सी चल रही कि अमित शाह वेस्ट बंगाल की यात्रा में विश्व भारती में गए थे तो रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे और वो बोल रहे थे कि मैं नहीं बैठा था, उसकी तू मैं में जारी है, कुछ काम का नहीं। आगे बढ़ो। पेज 14 केरला में जो रिक्रूटमेंट की कंट्रोवर्सी वो भी हमने देख लिया। उसके अलावा पेज 14 पर वही सब उत्तराखंड फ्लैश फ्लड के रेस्क्यू मिशन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमने कल ही पढ़ लिया था। नॉन IAS एग्जाम के लिए पर्सन इन न्यूज़ में बॉलीवुड के अभिनेता राजीव कपूर का देहांत हुआ। राम तेरी गंगा मैली फिल्म के लिए मशहूर थे और उन्होंने हीना नाम की एक
फिल्म प्रोड्यूस की थी जो 1991 में भारत की ऑस्कार अवार्ड्स में ऑफिशियल एंट्री में गई थी। बाकी पेज 14 में वही कांग्रेस बीजेपी तू मैं और शशि थरूर और सरदेसाई का अरेस्ट होगा कि नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर वगैरह काम का नहीं। आगे बढ़ो। पेज 15 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कैबिनेट एक्सपांशन किया। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार की बिहार स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट के अब मिनिस्टर बनेंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब याद करना चाहिए कि अभी स्टेट काउंसिल और स्टेट कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्टर है, उनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला वगैरह। हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने यह कहा है कि भारत में रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं वो कोरोना से भी ज़्यादा गंभीर मसला है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत किधर होती है तो नंबर 1 भारत आता है। और ये जितने लोग मर जाते हैं उसके चलते भारत के जीडीपी को 3% से भी ज़्यादा उसमें गिरावट आ रही है। इंटरनेशनल रिलेशन में भारत और अफगानिस्तान, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसमें भारत अफगानिस्तान में लालंदर डैम बनाने की मदद करेगा, जिससे काबुल में पेयजल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा। एक रिसर्च से पता चला कि इंडियन अमेरिकन्स वो ये मानते हैं कि अमेरिका में वाइट सुप्रीमिस्ट मतलब श्वेत लोग जो अपने को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं और दूसरों का शोषण करते हैं, ये चीज़ है। लेकिन उन्हीं इंडियन अमेरिकन से जब भारत के बारे में पूछा जाए कि क्या हिंदू मेजॉरिटी है उससे मुस्लिम वगैरह को परेशानी है, तो उसमें वो कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा मसला अलग है। इस टाइप की ये सब रिसर्च मित्रों कुछ काम की नहीं। आगे बढ़ो। पेज 16 सिर्फ एक समाचार काम की है। साइंस टेक्नोलॉजी में यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने मार्स यानी मंगल ग्रह की स्टडी के लिए अमाल नाम का एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजा था। अनमैन्ड मतलब उसमें मानव कोई नहीं है, मनुष्य नहीं है। और अमाल शब्द का अरबी भाषा में मतलब होता है होप, यानी आशा रखना या आशावान होना। और जितने भी अरेबिक कंट्रीज़ है उन्होंने दूसरे ग्रह तक अगर कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा हो तो ये सबसे पहला वाला है, तो इसलिए स्पेस टेक में याद रखने लायक चीज़। इसके अलावा पेज 16 में और कुछ काम का नहीं, वही सब म्यांमार और नेपाल में प्रचंड धमाल जारी है। और मित्रों नेपाल में तो प्रचंड धमाल इस हद पे पहुंच गया कि उनके नेता पुष्प कमल प्रचंड धमाल ने भारत और चीन से मदद मांगी है कि ये जो केपी ओली है ये हमारे लोकतंत्र को जोखिम कर रहा है, तो आप मदद कीजिए। तो सोचो किस लेवल की धमाल चल रही होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट दे दिया कि कोरोना का जन्म चीन के लैब से नहीं हुआ था। पेज 17 पे चलें। इकोनॉमी में आज एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं। कल जो टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के मालिक इलॉन मस्क ने कहा था कि अब से आप बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी से भी टेस्ला कार खरीद सके, ऐसी मैं व्यवस्था करूंगा। और इसके चलते बिटकॉइन की वैधता, लीगालिटी और एडॉप्शन स्वीकृति पहले से और ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी एक्सप्लेन सीरीज़ काम की नहीं। क्योंकि ये टेस्ला कंपनी ने अमेरिका की सेबी जैसी जो संस्था है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन SEC, वहाँ खुद कागज़ पे लिख के दिया है कि ये बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क और अनसर्टेनिटी है। और वैसे भी अमेरिका, भारत, यूरोप ये सब अपने सॉवरेन करेंसीज़ को हटाकर बिटकॉइन को मान के चलें, वो एक हद से ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बिटकॉइन में किसने क्या शॉपिंग किया, किसको कितना पैसा दिया, वो सब ट्रैक करना मुश्किल, जिसके चलते सरकारों को जो टैक्स में इनकम चाहिए होगी वो मॉनिटर करने में दिक्कतें आती। इसलिए हमेशा बिटकॉइन को ये टेरर फाइनेंस, टैक्स इवेजन, शक की निगाहों से देखा जाता है। तो भारत में अपना क्या रुख है, वो अपने RBI और अपने गवर्नमेंट के रुख पर अपने को दिमाग खर्च करना चाहिए। इलॉन मस्क क्या सोचता है, एक हद से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। RBI में बैंकिंग ओम्बड्समैन यानी शिकायत निवारण अधिकारी, तो आपको बैंक में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-बैंकिंग की या कुछ कंप्लेन हो आप उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ चेक का कोई मसला या लोन में या डिपॉजिट में कोई प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कंप्लेन आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से कर सकते हैं, जो कि RBI का एक ऑफिसर होता है। तो इन्होंने अपना एनुअल रिपोर्ट जारी किया और पता चला सबसे ज़्यादा कंप्लेन किस बात की आती है, तो कार्ड ट्रांजैक्शन और ई-बैंकिंग के नाम पर धोखाधड़ी, फालतू में गलत तरीके से बैंक वाले उसमें अलग अलग सर्विस चार्जेस डाल देते हैं वगैरह वगैरह। खैर ये सब रिपोर्ट और उसमें फेयर प्रैक्टिसेस कोड क्या है, अगर आप RBI के ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें दिमाग खर्च करना चाहिए। बाकी सब एग्जाम में कि एज़ पर द ओम्बड्समैन रिपोर्ट कौन सी जगह में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वेल दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ो। उसी तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी किया है। तो अब हर महीने महंगाई कितनी थी और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और भाई ये सब पूरे साल का ट्रेंड पता होना चाहिए। हर महीने की कमेंट्री पर 1-1 घंटे की वीडियो बना तो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वो कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं। आगे बढ़ो। उसी तरह क्रूड ऑयल में कितना कम ज़्यादा हुआ, टाटा स्टील का मुनाफा कितना कम ज़्यादा हुआ, काम का नहीं। पेज 18 स्पोर्ट्स।
चेन्नई में भारत इंग्लैंड की मैच में भारत की हार वगैरह, ऐसी छोटी छोटी हर चीज़ मित्रों स्पोर्ट्स इवन नॉन आईएएस एग्जाम में काम की नहीं, बड़े बड़े टूर्नामेंट हो तो बराबर है। तो ये था बुधवार का न्यूज़पेपर।